नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर वक्त पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का है, यानी किसकी लोकप्रियता में उछाल और कहां पर है गिरावट, यही आंकने के लिए आंकड़ों के नजरिए से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को। हर रोज आप सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बिसात बिछ गई है पलायन की, जहां एक के बाद एक नेता छोड़ रहे हैं दामन भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन क्या कहते हैं इससे पहले के चुनावी आंकड़े, क्या बताते हैं वो? क्या पिछले चुनावों में यही पिछड़ी जातियों का साथ बीजेपी के लिए निर्णायक रहा था ऐतिहासिक जीत में? और क्या इस बार नेताओं के पलायन का अर्थ यह है कि बीजेपी के लिए मुश्किल की स्थिति आ सकती है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आंकड़ों की बौछार करें, आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जी हां, हमारे साथ आज ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के जुड़ेंगे, जो राजभर समुदाय में अच्छी खासी पैठ रखते हैं और पूर्वांचल में माना जा रहा है अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने के बाद, क्योंकि पुराने साथी वो बीजेपी के थे, छोड़ दिया दामन, अखिलेश यादव के साथ क्या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं? संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर सीपी रॉय, एनालिस्ट के तौर पर इस चर्चा में जुड़ेंगे। और खास मेहमान संजय कुमार जी, जो कि सीएसडीएस के डायरेक्टर है, वो सोफोलॉजिस्ट के तौर पर तमाम आंकड़े जो उन्होंने ही सामने रखे हैं उसी के जरिए हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आंकड़ों की बौछार करते हैं। हम आपको बताएंगे कि यादव वोट, कुर्मी कोयरी वोट और जो अन्य ओबीसी है, यानी पिछड़ी जातियों का हिसाब किताब अब तक 2012 और 2017 के चुनाव में क्या रहा था। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी और 2017 में बीजेपी की, जिसके बाद योगी मुख्यमंत्री बने थे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि 2012 और 2017 में यादव वोट बैंक किधर गया था। चलिए आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 2012 से शुरुआत करते हैं। यादव जो गए थे वो 66% समाजवादी पार्टी की तरफ। 2017 में भी 12 और 17 में यह आंकड़ा कांस्टेंट रहा, 66% यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट डाले, चाहे वो 12 हो चाहे वो 17 हो। अब हम आपको बताते हैं बीजेपी की क्या हालत रही। दोनों में ही खस्ता हालत रही। यादव वोट नहीं मिला, 9% 12 में, 10% 17 में। उसके बाद बीएसपी की तरफ आ जाइए, यादव वोट 11% 12 में और फिर 3%, यानी समझ लीजिए कि बीजेपी से भी 2% ज्यादा मिला था 2012 में, लेकिन फिर बहुत लुढ़क कर नीचे बहुजन समाजवादी पार्टी पहुंच गई और सिर्फ 3% को मिला। और कांग्रेस का आंकड़ा देखिए, 4 और 14। 2012 में 4% यादवों ने वोट किया कांग्रेस के लिए, फिर 14 लोगों ने वोट किया, 14% लोगों ने वोट किया 2017 में। चलिए अब कुर्मी कोयरी वोट, और ये जानबूझकर इसलिए ये आंकड़े अलग अलग करके हमने सीएसडीएस के जरिए आपके सामने रखे हैं, क्योंकि याद रखिए एक के बाद एक जो नेताओं का पलायन बीजेपी से हो रहा है उनमें ज्यादातर पिछड़ी जातियों के नेता हैं। और ऐसे में कुर्मी कोयरी वोट का हम आपको पूरा जो आंकड़ा है वो दिखा देते हैं। 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी थी तब 35% वोट मिला था समाजवादी पार्टी को, और फिर 2017 में जब बीजेपी की बनी तो 18%। बीजेपी पहली बार 2012 में जब वो हारे तो 19% वोट मिला था, लेकिन फिर 2017 में 57%, 57%। और इसीलिए माना जाता है कि इस बार मुश्किल की घड़ी होगी, क्योंकि पिछली बार भारी तादाद में पिछड़ी जातियों ने बीजेपी के लिए वोट किया था। क्या इस बार नेताओं के पलायन से उसको कुछ डेंट लग सकता है, दिक्कत हो सकती है? अब आपको बीएसपी का आंकड़ा 19 और 14 रहा 2012 और 17 में कुर्मी कोयरी वोट का, और फिर कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्मी कोयरी वोट 13 और 3 रहा 2012 और 17 में। अब हम आपको अन्य ओबीसी का अभी तक का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, जिसमें नॉन यादव यानी गैर यादव पिछड़ी जातियां, गैर कुर्मी कोयरी पिछड़ी जातियां जब हम मिलाते हैं तब उसमें देखिए, चाहे वो सैनी हो, शाक्य हो, अलग अलग जो वो वोट है, जातियां हैं, उनकी अगर आप बात करें तो 28% समाजवादी पार्टी को मिला था जब उनकी जीत हुई थी, लेकिन 2017 में वो सिमटकर 12% पर आ गए, 12% पर। फिर बीजेपी पर देखिए, 2012 में 14% सिर्फ था, लेकिन 2017 में जब प्रचंड जीत बीजेपी को मिली तो 61%, 61% गैर यादव, गैर कुर्मी कोयरी पिछड़ी जातियों ने उनके लिए वोट किया था, और बीएसपी के लिए 10 और 3। अब हम आपको सीधे सीधे एक टैली दिखा देते हैं
पिछड़ी जातियों के हिसाब किताब में 2017 से हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे आप पूरा जो आंकड़ा है एक प्लेट पर देखकर समझ जाएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के लिए यादव वोट बैंक, चाहे वो 2012 से हम शुरुआत कर रहे हैं, जबरदस्त उन्हें मिला था। 66% लोगों ने वोट किया था, फिर 35 कुर्मी कोयरी और 28 आप देख रहे हैं अदर ओबीसी। 9, 19, 14 बीजेपी के लिए, ये सब 2012 का आंकड़ा है। तब बीजेपी को आप देख रहे हैं कि इस पैमाने पर वो पूरी तरह से मुश्किल से डबल डिजिट पर पहुंचती हुई दिख रही है। 9, 19, 14 और बीएसपी का आंकड़ा आपके सामने 11, 19, 22, 4, 13, 10 आप देख रहे हैं। अब 2017 पर आ जाइए। 2017 पर जब आप आते हैं तो यादव वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी के लिए 66 है, कुर्मी कोयरी 18 है, 12 है अन्य ओबीसी। लेकिन जब आप बीजेपी के लिए आते हैं तो यादव वोट बैंक तो उनको सिर्फ 10 मिला, 10%। लेकिन कुर्मी कोयरी वोट 57% और 61%। बीएसपी के लिए 3, 14, 13, कांग्रेस के लिए 14, 3, 3। अब चलिए हम आपको पार्टी वाइज ये आंकड़ा दिखा देते हैं। बीजेपी से शुरुआत कीजिए और 2002 में जहां उन्हें सिर्फ 5% यादव वोट बैंक वोट मिला था, वहीं वो 10 तक पहुंचे 2017 में। कुर्मी कोयरी वोट में बीजेपी 34 से 57 पर पहुंची। 2012 में बहुत गिरावट थी जब अखिलेश की सरकार बनी, 57 पर पहुंचे। और अन्य ओबीसी में वो 26 से 61 पर पहुंचे। तो एक बड़ा, इन तमाम आंकड़ों का इशारा यही है कि कैसे बीजेपी को गैर यादव वोट का बहुत साथ मिला और इसीलिए पिछड़ी जातियां निर्णायक रही उसकी 2017 की जीत में। अब समाजवादी पार्टी का आपको जल्दी से दिखा देते हैं, जिसमें यादव वोट बैंक उनको, हालांकि जब अखिलेश की जीत हुई उससे पहले ज्यादा ही यादव वोट मिलते थे, 72%, 74% 2007 में, लेकिन उसके बाद 66 पर कांस्टेंट रहा। कुर्मी कोयरी वोट 12, 21, 35, लेकिन 2017 में वो गिर के 18 पर आ गया। वैसे ही अन्य ओबीसी भी उनके लिए गिरा, जिसमें वो 2012 में 28 था और फिर 12 पर लुढ़क गए। अब जब हम अपर कास्ट की बात करते हैं, हम जल्दी जल्दी आपको अब अपर जो अगड़ी जातियां हैं उनका भी हिसाब किताब दिखा देते हैं, फिर जरा सा आपको दलित वोट भी दिखा देंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब आप अगड़ी जातियों की बात करते हैं तो देखिए, समाजवादी पार्टी को 19 ब्राह्मणों का वोट मिला, 19%, 38% बीजेपी को, ये हम आपको 2012 का आंकड़ा दिखा रहे हैं। और फिर बीएसपी को 19 और 13 कांग्रेस को। तब भी जब अखिलेश की जीत हुई थी तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का वोट मिला था बीजेपी को ही, लेकिन सीमित 38%। फिर जब आप भूमिहार राजपूत पर आते हैं तो 24 समाजवादी पार्टी को, 27 बीजेपी को, 14 बीएसपी को और 12 कांग्रेस को। वैश्य वोट पर आइए, 11, 41 बीजेपी को सबसे ज्यादा, 15 बीएसपी को और 21, एक साइजेबल आंकड़ा कांग्रेस पार्टी को भी मिला था, 21%। जाट वोट पर आइए, 9% समाजवादी पार्टी, 9% ही बीजेपी। 2012 की बात हो रही है जब अखिलेश की सरकार बनी थी। 20 बीएसपी को और 14 कांग्रेस को। तो कांग्रेस और बीएसपी का प्रदर्शन जाटों में बेहतर रहा था जब अखिलेश की भी सरकार बनी थी। और जो अन्य अगड़ी जातियां हैं उसमें 16, 19, 15, 15 लगभग सब उसी आसपास है। अब 2017 पर आ जाते हैं और यहीं पर आपको उछाल दिखेगी, क्योंकि यहां पर अगड़ी जातियों ने बढ़ चढ़कर एकमुश्त होकर बीजेपी के लिए वोट दिया था। ब्राह्मणों का वोट घटकर समाजवादी पार्टी के लिए 4 हो गया। 80% ब्राह्मणों ने 2017 में बीजेपी के लिए वोट किया था, 2 बीएसपी, सिर्फ 1% कांग्रेस। जब आप भूमिहार राजपूत देखते हैं तो 10% समाजवादी पार्टी और 73% बीजेपी को, 6 बीएसपी, 3 कांग्रेस। जब आप वैश्य देखते हैं तो 11% समाजवादी पार्टी, 72%, 72%, यानी 70 के अबव मार्क्स रहा है इनका, 72, 73, 80 अगड़ी जातियों में जब आप देखेंगे तो। वैश्य का भी हमने आपको बता दिया, 4 और 0 कांग्रेस पार्टी के लिए। जाट समुदाय 11% समाजवादी पार्टी, जाट वोट भी बीजेपी को मिला 2017 में 39%। इसीलिए बार बार जब बात होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता यह हो सकती है कि आरएलडी और अखिलेश का गठबंधन हुआ है। कई जो किसान हैं उनमें से जाट हैं, तो क्या अलग अलग जाट महापंचायत जो उस वक्त किया था, क्या उनकी नाराजगी खत्म होगी बीजेपी से? 39% ने पिछली बार साथ दिया था, इस बार अगर वो छिटके तो मुश्किल आ सकती है। 3% बीएसपी, 2% कांग्रेस। जो अन्य अगड़ी जातियां हैं उसमें भी बीजेपी ने बाजी मारी। समाजवादी पार्टी को 14, 56% भारतीय जनता पार्टी को, 7% बीएसपी को और 5 अन्य को।
कांग्रेस को, माफ कीजिएगा। अब हम दलित वोट पर जल्दी से आ जाते हैं। जल्दी से आपको आंकड़ा 2012 और 17 का दिखाते हैं। ये आखिरी आंकड़े हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब हम दलित वोट की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को जाटा वोट में सिर्फ 14 मिला था, बीजेपी को सिर्फ 4, ओनली 4। वहीं पर बीएसपी को 63%, 63%। यानी मायावती 2012 में भी जब अखिलेश की सरकार बनी थी तो जाटव वोट बैंक उनका इंटैक्ट रहा था, कहा जा सकता है। 5% कांग्रेस को। जो अन्य दलित जातियां हैं उनमें 17% समाजवादी पार्टी, 8%, महज 8 बीजेपी के लिए, 48% मायावती के लिए और 14% कांग्रेस पार्टी के लिए। अब 2017 पर आ जाते हैं जब बीजेपी की सरकार बनी, तब तो और भी ज्यादा एकजुट होकर 86% जाटवों ने वोट किया था मायावती के लिए। जी हां, दलित जातियों में 3% समाजवादी पार्टी दलितों का वोट मिला, 9% बीजेपी को, लेकिन 86% मायावती के इंटैक्ट रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है। अन्य दलित में जब आप देखें तो 10% समाजवादी पार्टी, 31% बीजेपी, 43% बीएसपी और 2 कांग्रेस पार्टी की तरफ। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो एक के बाद एक पलायन हो रहा है और जिसमें आपने भी अखिलेश यादव के साथ आपने गठबंधन साध दिया, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा या फिर वो केशव प्रसाद मौर्य या अन्य नेताओं के साथ जो कोशिशें करेंगे उसमें वो सफल हो पाएंगे? आपका क्या नजरिया है इस पर? आवाज नहीं? राजभर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर? आवाज आ रही है जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए, पिछली बार के चुनाव में जो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत रही उसमें आंकड़े ये साफ बताते हैं कि पिछड़ी जातियों का उन्हें साथ मिला। इस बार पलायन शुरू हो गया है। ज्यादातर जो मंत्री विधायक छोड़ रहे हैं वो पिछड़ी जातियों के हैं, चाहे वो मौर्य समाज के हों, नोनिया जैसे चौहान साहब है। तो कुल मिलाकर क्या इसकी भरपाई बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य या अन्य नेताओं के साथ कर पाएगी या एक बड़ा डेंट लग सकता है? आपका इस पर क्या नजरिया है, क्या बताएंगे? चालू करके दिखाओ। मैं उस समय साथ में था। पूरे प्रदेश में ये प्रचार किया गया माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के भी द्वारा, तो उनका पूरा साथ, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, माली, पूरा का पूरा वो उत्तर प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज ये उम्मीद करके वोट दिया कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछड़ों की सरकार होगी। इस बात को लेकर के पूरा झूम करके लोगों ने वोट दिया और सरकार भी बनी। सरकार बनने के बाद केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वहीं से नाराजगी शुरू हो जाती है और वो नाराजगी बढ़ते बढ़ते उस स्तर तक पहुंच गई कि जो थानों पर पिछड़ों के साथ दुर्गति होने लगी। अब जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों का हिस्सा लूटा गया, इस पे काफी बवाल हुआ। जो सामान्य वर्ग, जैसे 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, तो सामान्य वर्ग को भी 700 करोड़ बजट दिया जाता है और 25 लाख बच्चों को भी 700 करोड़ बजट दिया जाता है। उसको लेकर के, चूंकि मैं उस समय मिनिस्टर था पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मैं मुख्यमंत्री जी से लेके और उस समय माननीय अमित शाह जी से लेकर के बहुत प्रयास किया और सभी पिछड़े समाज के जितने मिनिस्टर थे सबसे हमने कहा कि देखो भाई, विभाग तो है हमारे पास, आप लोग भी पिछड़े समाज के हो, आप लोगों के यहाँ बच्चे आएंगे तो आप लोग भी कहोगे कि मंत्री तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो हम तो मुख्यमंत्री से कहे नहीं मान रहे हैं, आप लोग भी कहो। तो वो काफी तूल पकड़ा, शुल्क प्रतिपूर्ति का वही मामला आकर के तूल पकड़ा, तो पिछड़ा वर्ग काफी नाराज हो गया बीजेपी से और नाराज होकर के अब वो समय के इंतजार में रहा। बहुत सी नाराजगी का कारण है, जैसे पिछड़ा ही नहीं, जैसे आप देखिए कि बड़ी समस्या अन्ना पशु से है। किसान तो परेशान है, उसका अरकल, मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, चौराई कर रहा है, एक बड़ी समस्या पैदा होती है सरकार में। दूसरी बड़ी समस्या रोजगारी की है। जो बच्चे आए यहाँ अपने न्याय की मांग के लिए, जैसे राष्ट्रीय 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में कहा कि जांच किया, जांच में ये पाया गया कि इनका 27% रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और 22.5% जनजाति का नहीं पूरा हुआ है।
तो जी, उसको राजभर लेकर के बच्चे आंदोलन करने लगे। हाँ जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए तो पुलिस ने पिटवा दिया। हाँ फिर माननीय केशव मौर्य जी के यहाँ गए तो वहां भी पुलिस से पीटे गए। फिर स्वतंत्र देव पटेल के ठीक यहाँ है। गए तो वहां भी पुलिस से पीटे गए। तो ये नाराजगी बेरोबेर बढ़ती गई कि आखिर में पिछड़े दलितों के साथ ही ऐसा क्यों। तो इसको लेकर के पूरे प्रदेश में पिछड़ों में नाराजगी पैदा हुई। नाराजगी का अब चूंकि हम कहेंगे तो लोग नहीं मानते हैं। और इतना तो तय है कि जैसे अभी अभी आपने कहा कि पलायन की बात, तो जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो दारा चौहान उस समय बड़े नेता दिख रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता दिख रहे थे, ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता दिख रहे थे। लेकिन जब वहां से लोगों ने छोड़ दिया साथ, तो अब वो उनको छोटा नेता दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आज कि केशव प्रसाद मौर्य, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता हैं, उनकी समाज में पकड़ है, जमीनी नेता हैं। दारा चौहान एक बड़े नेता हैं, अपने समाज में एक अच्छी पकड़ उनकी है। तो ये जो नेता, बड़े नेता जो हैं जिनके विषय में मैं जानता हूँ, उनकी अच्छी पकड़ है, वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो निश्चित है कि नुकसान बीजेपी का होना तय है। लेकिन राजभर जी, आपने तो वक्त रहते छोड़ा, तो कोई बोल सकता है कि आपको पहले से मतभेद होने लगे थे। लेकिन ये सारे नेता तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद छोड़ रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए दो चीजें थी। क्योंकि जब मैं आपने देखा कि मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से होने लगी, जिसको लेकर के माननीय अमित शाह जी को 2 बार लखनऊ आके पंचायत भी करनी पड़ी। इस बात को जितने पिछड़े समाज के नेता थे बीजेपी में, मैं सबसे कहता रहा कि देखो ये अन्याय हो रहा है। तो लोग कहें कि भाई देखो आपकी पार्टी अपनी है, आप स्वतंत्र हो, हम लोग तो अपनी पार्टी फोरम पे इस बात को रखेंगे। तो हम के कितने दिन में रखोगे आप इस बात को रखो। तो फिर उसके बाद जब हम छोड़ दिए तो फिर हमने पूछा कि अब आप लोग क्या करोगे। तो कहें अभी अगर हम लोग छोड़ देते हैं हम लोगों को ईडी सीबीआई और फर्जी केस में फंसा के जेल में डाल देंगे, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमने कहा तब फिर रुके रहो, मौका आने दो तो हम बताएंगे। तो फिर बीच में हम मिलते रहे। उसके बाद तो फिर जब ये तय हुआ, करीब हमको अंदाजा कि 6 महीना पहले ये तय हुआ कि अब तो टाइम आ गया, क्या किया जाए। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, आचार संहिता लगने के बाद ही होगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि आपके भी सामने मैंने कहा था कि 2 महीना से मैं कह रहा था कि बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री साथ छोड़ेंगे आचार संहिता लगने के 1-2 दिन 3 दिन के बाद। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। उसका नतीजा कि मैं अमित शाह जी को भी बता चुका था जब मैं उनके साथ था तब, कि देखिए पिछड़ों में बड़ी नाराजगी हो रही है, ये अगर गोलबंदी आगे चल करके आपको नुकसान होगा, इसको रोक लीजिए। तो उसका खामियाजा जो आपके सामने प्रमाण आया कि पिछड़े यहीं तक नहीं, गांव तक नाराज हो गए, नेता ही नहीं नाराज हुए। क्योंकि जब गांव का नेता थाने पर कोई समस्या होती तो भाग के अपने मंत्री के यहाँ आता था, चाहे वो चौहान के यहाँ जाता, चाहे सैनी के यहाँ जाता, चाहे राजभर के यहाँ आता, चाहे कुशवाहा के यहाँ जाता। तो यहाँ से जब फोन करने के बाद उसको राहत नहीं मिलती थी तो वो फिर दोबारा आता था कि आपने फोन किया और दरोगा कह रहा है कि जाओ मुख्यमंत्री से फोन करा दो, हम नहीं कुछ करेंगे। तो लोगों को लगा कि हमारे नेता का यहाँ वजूद नहीं है, इसका मतलब जी ठीक है। लेकिन राजभर जी, पिछली बार इंटरव्यू में आपने मुझे ये कहा था कि देखिए बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य हो, अन्य जो पिछड़े नेता हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह जी के लिए आपने कहा उनको प्लास्टिक के स्टूल पे बिठा देते हैं। लेकिन आज तो मतलब मुख्यमंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य तो उनके साथ डटे हुए हैं, दलित के घर पे भोजन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो अगर मन में ऐसा भेद होता तो फिर वो ऐसा क्यों करते? जी नहीं, आपने ठीक कहा। पूरे समाज में स्टूल पर बैठा करके पूरे पिछड़े समाज का अपमान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे सोफा पर और पिछड़े वर्ग का नेता स्टूल पर। वही हाल स्वतंत्र देव पटेल को फाइबर कुर्सी पर और भाजपा के बड़े नेता बैठेंगे सोफा पर। अब आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी दलित के घर खाना खा रहे हैं। अब हाथरस की बेटी के यहाँ पेट्रोल डाल करके 12 बजे रात लाश जला रहे हैं और गोरखपुर में दलित के घर जाकर के खाना खा रहे हैं। ये कौन सी विडंबना है? ये क्या चाहते हैं? जब चुनाव आता है तो वोट के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दलित का पैर धोते हैं और फिर पैरों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा पिछड़ों का लूटते हैं। प्राइवेट में ले जाकर के जितने विभाग प्राइवेट में दे दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन दिया दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति को। उस आरक्षण को प्राइवेट में करके खत्म कर रहे हैं मोदी जी। क्या योगी जी उसको दिला पाएंगे? आज संविधान की बात मानने को तैयार नहीं है।
संविधान ये नहीं कहता कि हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करो। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इसके दिमाग में खाली दो चीजें हम तो देखते हैं, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चीज नहीं। आज शिक्षा पे बात नहीं होगी, रोजगार कैसे मुहैया उस पे बात नहीं होगी, महंगाई कैसे खत्म हो इस पे बात नहीं होगी, अन्ना पशु से कैसे छुटकारा मिले इस पे बात नहीं होगी, घरेलू बिजली का बिल माफ कैसे हो इस पे कोई बात नहीं होगी, जातिवार जनगणना कैसे हो इस पे कोई बात नहीं होगी। खाली बात होगी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान। इससे क्या मिलेगा? इससे शिक्षा मिलेगी या इससे क्या रोजगार मिलेगा? क्या इससे अन्ना पशु से किसानों को छुटकारा मिलेगा? ये सब चीजों पर ध्यान सरकार का नहीं है। इससे सब लोग, पूरा प्रदेश परेशान है। इस नाते जो बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम 6 महीने में जातिवार जनगणना कराएंगे। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, राजभर जी, एक आखिरी सवाल आपसे ओम प्रकाश जी। अब ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे नौकरी मिलेगी, ना शिक्षा मिलेगा हिंदू मुसलमान करके, लेकिन अगड़ा पिछड़ा करके भी तो कोई फायदा नहीं होगा ना। वो भी तो एक पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए किया जाता है ना सर। और ये हमेशा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन किया है। एक सेकंड सर, सुनिए, पूरा सवाल सुनिए। समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछड़ी जातियों के लिए समाजवादी पार्टी के जरिए आज तक क्या कुछ हुआ है। ये हमेशा आरोप लगता है कि वो यादवों की पार्टी है और उन्हीं की तरफ उनका फोकस रहता है। तो आप पिछड़ी जातियों का उत्थान कैसे कर लेंगे उनके साथ? आखिरी सवाल है सर, राजभर जी। जो आरोप आप समाजवादी पार्टी में लगा रही हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 डीएम उत्तर प्रदेश में होते थे यादव। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 डीएम ठाकुर हैं। क्या इसको ठाकुर की सरकार कहेंगे? ब्राह्मण के खिलाफ रेड पड़ सकती है, उसके यहाँ छापा पड़ेगा। वो हरिशंकर तिवारी के यहाँ जब पहुंच जाएगा छापा पड़ जाएगा। ब्रजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ेगा, विजय दुबे के यहाँ छापा पड़ेगा। खुशी दुबे जो बेटी की शादी होती है 4 दिन पहले ससुराल आती है, परिवार माफिया हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। उस बेटी को जेल में रखे वो साल भर से, बेटी जेल में। 25,000 का इनामी ठाकुर, वो क्रिकेट के खेल में 10 महीने से क्रिकेट खेल रहा है, पुलिस आपकी नहीं पकड़ रही है, तो क्या उंगली नहीं उठेगी? 100, 80, 60, 70 मुकदमे ठाकुर के ऊपर है, लेकिन उसको नहीं गिरफ्तार करेंगे। लेकिन वही ब्राह्मण है, उसके खिलाफ कार्रवाई, यादव बैकवर्ड है, उसके खिलाफ कार्रवाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उसके खिलाफ कार्रवाई। ये क्या दिखता है सरकार में? ये चीजें धरातल तक पहुंच गई हैं। इससे बड़ा नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। अभी इनको पता नहीं है। अब तो दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। आप भी लोगों के चैनल पर देखिएगा, जो 10 मार्च को 10 बजे के बाद गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। ये गाना बजेगा, देख लीजिएगा उस दिन। अभी हमारी बात तो लोगों को नहीं यकीन होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये गाना उस 10 मार्च को 10 बजे बजना शुरू हो जाएगा कि चल सन्यासी मंदिर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपी राजभर जी। आप अपने अलग अंदाज से बोलने के लिए जाने जाते हैं और उसी अंदाज में आज भी आपने सवाल जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संबित पात्रा जी, आपने उनकी बातें सुनी, उस पर भी रिएक्ट कीजिएगा। लेकिन इस बार देखिए सर, कंसर्न तो है स्वामी प्रसाद मौर्य, और जो बात वो कह रहे हैं कि यही नेता जब आप बीएसपी से लेकर मौर्य जी को आए या अन्य नेताओं को आए, इनमें से कई ऐसे नेता हैं जिनका यही पाथ अब रहा है, बीएसपी टू बीजेपी, बीजेपी टू एसपी। लेकिन कुल मिलाकर जो छवि बन रही है वो यही कि पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं वो आपसे अनदेखी का आरोप करते हुए, अपनी समाज की अनदेखी का आरोप करते हुए आपका दामन छोड़ रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं, पीएससी इसीलिए हम कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में आपको इनका साथ मिला, जिसकी वजह से इतनी प्रचंड जीत मिली, वो छिटक गए तो भारी मुश्किल है। संबित जी। देखिए अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से अभी राजभर साहब को सुना और मैंने उनके बिंदुओं को लिखा भी है, सिलसिलेवार तरीके से, बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए मैं जवाब दूंगा। पहला, अंजना जी, आपने भी, आपके चैनल ने भी, बाकी चैनलों ने भी लगभग 2 महीने से एक नैरेटिव सेट किया था और हमेशा ये आप कहते थे कि इस बार बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में टिकट बांटेगी तो लगभग 150 सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे। धीरे धीरे आपने कहना शुरू किया कि लगभग 100 विधायकों के तो टिकट कटना तय है। ये तो 15 दिन पहले भी आप लोग कह रहे थे। देखिए, सर्वे होती है, एक सर्वे सेंटर भी कराती है, कुछ सर्वे स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है। तो जब ये सर्वे होती है तो उससे मालूम पड़ता है किन लोगों का टिकट कटना है। स्वाभाविक है, जब मीडिया खुद ही कह रही है
कि 100 से 150 विधायक जो सिटिंग है उनमें से कई मंत्री हैं जिनके टिकट कटने हैं, और उनमें से मैंने अभी मीडिया के माध्यम से देखा कि कुछ लोगों को तो बुला करके केंद्रीय कार्यालय में यह तक कह दिया गया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए टिकट की चेष्टा मत करना। तो स्वाभाविक है जिन लोगों का पॉलिटिक्स कैरियर होता है, जब उनको ये अंदेशा हो जाता है कि टिकट नहीं मिलने वाला है, तो स्वाभाविक है पलायन वो करेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर होता है, वो कैरियर छोड़ नहीं सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यह भी एक नैरेटिव है कि समाजवादी पार्टी में कई महत्वपूर्ण लोग चले गए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? समाजवादी पार्टी का क्या बड़ा अच्छा हो जाएगा? देखिए अंजना जी, याद करिए 2019 के चुनाव को देखिए लोकसभा के, उससे पहले 2017 के विधानसभा के चुनाव को देखिए। समाजवादी पार्टी का कितने बड़े बड़े अलायंस हुए। इससे पहले बुआ जी के साथ भी समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ। अभी तो केवल बुआ जी के कुछ शिष्यों के साथ अलायंस हो रहा है। उस समय स्वयं बुआ जी के साथ, उस समय स्वयं मायावती जी के साथ उनका अलायंस हुआ था। बुआ और बबुआ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम सबको निरस्त करेंगे, इस प्रकार का एक माहौल बनाया गया था। हमसे भी पूछा जाता था अब क्या होगा, बुआ बबुआ सामने आ गए। उससे पहले 2017 के विधानसभा के चुनाव में दो अच्छे लड़के दोनों साइकिल पे चले थे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, और जिस प्रकार का इन गठबंधनों को प्रोजेक्शन मिलता था, ये महागठबंधन होते थे, ये कोई साधारण गठबंधन नहीं होते थे। इनको मीडिया कहती थी, जनता के कुछ लोगों में दिखाया जाता था कि देखो ये तो महागठबंधन हो गया, अब बीजेपी का क्या होगा। किंतु गठबंधन बड़े बड़े, नतीजे छोटे छोटे। बड़े बड़े गठबंधन हुए, नतीजे छोटे छोटे हुए हैं, ये हमने देखा। और अंतिम विषय और बहुत गूढ़ विषय है अंजना जी, देखिए नेताओं का स्वार्थ वर्सेस जनता का हित, इसमें आप बैलेंस करिए। सभी नेताओं के अपने स्वार्थ होते हैं। क्या मेरे कुनबे को टिकट मिलेगा? मेरे साथ जो लोग दूसरे पार्टी से आए थे उनको भी एडजस्ट किया जाएगा क्या? मेरी बहू को, मेरे बेटे को, मेरे पौत्र को इनको टिकट मिलेगा क्या? ये सारे विषय नेताओं के होते हैं। और सारे नेता चुनाव से पहले कहते हैं मैं ही अपने जाति का कर्ता धर्ता हूं, मैं जहां जाऊंगा वहीं सर्वस्व होने वाला है। किंतु आप याद रखिए, नेताओं का जाति हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जाति नहीं है, जनधन योजना की कोई जाति नहीं है, टॉयलेट्स की कोई जाति नहीं है, सम्मान निधि, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है उसकी कोई जाति नहीं है, आयुष्मान भारत का कोई जाति नहीं है, ई श्रम कार्ड के माध्यम से हजार हजार रुपए जो अकाउंट्स में जा रहे हैं, चाहे वो कुशवाहा के पास जा रहे हो, चाहे वो मौर्य समाज के किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, उस पैसे की कोई जाति नहीं है। इसलिए टेंजिबल बेनिफिट्स वर्सेस सेल्फिशनेस ऑफ पॉलिटिशियंस, ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी ने हिंदुस्तान की राजनीति के विमर्श को नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात बदला है। जी अंजना जी। संबित जी, पैराशूट लैंडिंग में तो पीएचडी बीजेपी को ही है ना सर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, शुभेंदु अधिकारी हो, कितने नेता, हर राज्य में जहां पर चुनाव होते हैं, पलायन नीति तो आप लोगों को महारत हासिल है उसमें। तब आप ये नहीं देखते कि अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए नेता आ रहा है। तो हर आपके भी ये लोग बीएसपी से आप ही के पास आए हैं, कोई आपके अपने होम ग्रोन तो बीजेपी के नेता है नहीं जो जा रहे हैं, तो आप भी दूसरी पार्टी से ही छीन कर लाए थे। तब ये नीतियां, ये नैतिकता नहीं किसी को दिखाई देती है। यही मैं लौटूंगी सर इस पर, यही विडंबना है। जल्दी से अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, जब हम इस पूरे इसमें देखते हैं तो सर, एक अगर हम वैश्य जाति को देख दें जिसमें आप 21% हैं, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी हमेशा सब वोट में, चाहे वो 12 हो 17 हो, हर जगह सर 20 से नीचे ही ठहरती है। मैंने पूरे आंकड़े छान लिए हैं। सवाल यह है कि आप अचानक कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार बना रहे हैं कांग्रेस की यूपी में। अंजना जी, एक नए प्रकार के सामाजिक समीकरण का उदय उत्तर प्रदेश में इस बार हुआ है। ये सामाजिक समीकरण क्या है? हाँ, मैं मानता हूं कि दलित और पिछड़े समाज के न्याय की लड़ाई, सामाजिक समरसता की लड़ाई प्रत्येक प्रांत में, देश में लड़ी जानी चाहिए। मगर जो उदय हुआ है वो हुआ है नारी शक्ति का, जो कि सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा बड़ा वर्ग है किसान समाज, जिसका दमन हुआ है, जिसको कुचला गया है, गाड़ियों से रौंद कर मार डाला गया है। तो ये दोनों निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मैंने अभी बहुत बड़ी आपकी व्याख्या सुनी, संबित पात्रा जी को भी सुना। मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए कहां से प्रारंभ हुआ। आपने 47 सीटें 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अगर आप उठाकर देखिएगा सारे भाषणों को और सारे संदर्भों को भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने यही बात की थी कि जो पिछड़े पिछड़ गए हैं,
यादव समाज के अलावा एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण किया था इन्होंने। जो 52% पिछड़ा समाज था उसमें से कहा कि 43% वो लोग हैं जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है, उनके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। क्या किया? सबसे पहला काम किया, जो मल्लाह समाज है, जो केवट समाज है, जो रेत के उत्खनन से अपनी आजीविका कमाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, नावें तोड़ दी। जहां बसवार गांव में प्रियंका गांधी जी ने जाकर निर्णायक लड़ाई लड़ी। अभी राजभर जी का आपने इंटरव्यू बताया था, क्या लड़ाई थी राजभर जी की, क्या मांगे थी? अभी दिसंबर में अमित शाह जी ने बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में की निषाद समाज की। क्या मांग थी? उन्होंने कहा था कि जो विभिन्न जातियां हैं, जिसमें आपकी कहार है, कश्यप है, केवट है, मल्लाह है, निषाद है, कुमार है, प्रजापति है, धीवर है, भिंड है, 17 जातियां। इनको यह आश्वासन दिया कि जो 2013 में इन जातियों को 15/2/2013 में इन जातियों का उत्तर प्रदेश से एक प्रस्ताव गया था कि हम इनको पिछड़े या अति पिछड़े से शेड्यूल कास्ट में डाल देंगे। और यह कहा कि इसकी घोषणा करने वाले अमित शाह साहब, और रैली में इकट्ठा किया गया। निषाद समाज के लोगों ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ, उसका सच जान लीजिए। क्या कह रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार? वो ये कह रही है 11/12/2019 को, धोखा कितना बड़ा देखिए उत्तर प्रदेश के साथ। वो ये कह रही है कि हाँ, ये प्रस्ताव 15/2/2013 को आया था, मगर एज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैड नॉट सपोर्टेड द प्रपोजल, इवन ऑन द सेकंड रेफरेंस द सेम हैज बीन रिजेक्टेड। उन्होंने कहा, प्रस्ताव ही खारिज कर दिया, और आज तक भी धोखा दे रहे हैं उस समाज को कि हम आपके उस न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वैज्ञानिक तथ्य, मैं भी साइंटिफिक एविडेंस देता हूं। संबित पात्रा जी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2019-20, 20-21 आपने 201.57 करोड़ से काटकर 165.91 करोड़, 36 करोड़ काट दिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 140 करोड़ रुपए काट दिए। नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के तहत आपने उनके 33 करोड़ रुपए काट दिए। आपने इतना बड़ा धोखा इन समाजों के साथ किया है 11 अगस्त 2018 को, जब आप ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे रहे थे, संवैधानिक दर्जा, आर्टिकल 338B के तहत। तब हमने आगाह किया था कि आप राज्यों का अधिकार छीन रहे हैं, ये मत कीजिए, ये दुस्साहस मत कीजिए, और अंततः वही हुआ। महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि 11 अगस्त 2018 को आपने वो अधिकार छीन लिए थे, इसलिए राज्यों को अधिकार नहीं। फिर आप संशोधन का प्रस्ताव लाए। आप जो नीट की एग्जाम, जब आपने केंद्रीकृत तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन लेना चालू की, तब वहां पर ओबीसी वर्ग का और दलित समाज के आरक्षण को समाप्त कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया, उस अवमानना का नोटिस हुआ, तब भी आपने नीट का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया। अंततः सर्वोच्च अदालत के सम्मुख आपको माफी मांगनी पड़ी, और आपने वो हक उनका दिया जो पहले कांग्रेस की सरकार से 2007 से दिया जा रहा था। तो एक के बाद एक आपने इस समाज का दमन किया है, दलितों का दमन किया है, किसानों का दमन किया है, और सच कह रहे हैं पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग। ठीक है, जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियों का सिर्फ चुनाव के वक्त साथ लेने से नहीं होगा, आपकी नीतियों में, पॉलिसीज में उनका उत्थान भी होना चाहिए। जब आप सरकार में है, संबित जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं डॉक्टर सीपी रॉय और संजय जी से एक एनालिसिस लेना चाहती हूं। सीपी रॉय साहब, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं और जो मौजूदा परिस्थिति बन रही है, इसीलिए इस बार बहुत ही मौजू हो गया है ये पूरा टॉपिक जो हम दिखा रहे हैं, क्या पलायन का एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, या फिर जो वो कह रहे हैं, संबित जी का जो आर्ग्यूमेंट है कि पिछली बार तो मायावती जी और अखिलेश जी ने हाथ एक जोड़ लिए थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी निकाल ले गई। क्या लगता है आपको इसमें? अंजना, आपने 3 चुनाव के आंकड़े दिए। 2014 हमको याद होगा कि उसके पहले अन्ना का आंदोलन जो आरएसएस के द्वारा प्रायोजित था, और रामदेव का आंदोलन, और तरह तरह का। उसके बाद विनोद राय का काम, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। विनोद राय ने खुद लिखित माफी मांगी है। तो उससे एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कांग्रेस पार्टी में जमीन से आसमान तक भ्रष्टाचार है। और गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, ये सारा मिला जुला एक पैकेज था, जिसके नाते 2014 का परिणाम आया था। 2017 में अखिलेश यादव की पार्टी में खुद झगड़ा था। खुद मुलायम सिंह यादव जी पार्टी से अध्यक्ष पद से हटा दिए गए थे, और उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि निश्चित तौर पर उनको हारना ही था। और मैंने तो शायद उस वक्त एडवांस में कह दिया था कि 50 सीट नहीं मिलेगी, और 50 नहीं मिली। 2019 का चुनाव पूरी तरह से पुलवामा के ऊपर केंद्रित हो गया, और उसके परिणाम स्वरूप हुआ। अभी जो आप आंकड़े बता रही थी, वोट तो गुप्त मतदान होता है,
मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सीएनडीएस वाले या जो भी इनके साथियों से मैं जानना चाहूंगा कि यादव कितने परसेंट, कुर्मी कितने परसेंट, अन्य पिछड़े कितने परसेंट, ब्राह्मण कितने परसेंट किस किस पार्टी को मिल रहे हैं, ये कैसे तय होता है, ये मुझे समझ में आज तक नहीं आया। और बहुत कोशिश की मैंने इसको समझने की, लेकिन हम लोग खुद नहीं समझ पाते कि कितने परसेंट वोट किसको मिल रहा है। ये जरूर है, मोटे मोटे तौर पर तो हमें समाज में दिखाई पड़ता है कि कौन सी जात किधर जा रही है। दूसरी बात अंजना जी, राजनीति का और चुनाव का एक नियम है, कोई भी 2.5 प्रमुख जातियां जब किसी पार्टी के साथ होती है तब वो एक साइजेबल कंडीशन में आता है। और जब तक सभी जातियों का आधा 1% से लेके थोड़ा या ज्यादा अगर वोट नहीं मिलता है तो उस पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिलता है। 20 से लेके 25% तक लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वो हमेशा कुछ नए प्रयोग करना चाहते हैं, एक नए सपने देखते हैं, उनको लगता है कि अगली बार शायद इनको आजमा ले तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। और हमेशा चुनाव की निर्णायक भूमिका वही लोग अदा करते हैं, वो लोग ही निर्णय लेते हैं और वो बनता है परसेप्शन से। फिलहाल इस बार जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या होगा, राजभर जी का सारा दर्द मैंने सुना, राजभर जी का मैंने वो दृश्य भी देखा है जब ये मंत्री थे, लेकिन इनके घर के सामने 100 मीटर की सड़क नहीं बन पाई, जबकि इनके खुद के घर में शादी होने वाली थी और ये फावड़ा लेकर के मंत्री जी खुद अपने घर की सामने की सड़क ठीक कर रहे थे कि बारात आ सके। तो और उस दिन अंजना जी, जिस दिन 200 के करीब विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ गए अपने मुख्यमंत्री के, उसी दिन तय हो गया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। राजनीति पर निगाह रखने वालों को चीजें वो नजर आने लगी थी और पत्रकार से लेकर छात्र तक सबने जिक्र किया। छात्रों का सर फूटा, महिलाओं का सर फूटा, बच्चों का सर फूटा, बच्चियों का सर फूटा, जो सड़क पर निकला लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए, उनके सबके सर फूटे। और उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई शहर नहीं है जहां की सड़कें खून से रंगी नहीं है लोगों के। तो इसके बाद जो हो रहा है वो होना था और निश्चित तौर पर ठीक है। अब संजय जी, ठीक है सर, अब रुझान दिखाई पड़ रहा है, वो रुझान एक तरफा है। ठीक है, संबित जी आपकी बातों का भी जवाब देंगे, लेकिन अब संजय जी से 2 सवाल। संजय जी, एक तो वो पूछ रहे हैं कि जब गुप्त मतदान होता है तो ये कास्ट वाइज आंकड़ा सीएसडीएस की तरफ से आप लोग कैसे दे रहे हैं, इसका भी आप जवाब दे दें। और दूसरा सवाल जो मैं पूछ रही हूं, क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों की बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी फ्रंट रनर आपको बीजेपी दिख रहा था। अब जब नेताओं का पलायन हो रहा है, इसका क्या असर होता हुआ आप देख रहे हैं? संजय जी, दोनों सवाल। अंजना जी, मैं पहले आखिरी का सवाल पहले लूंगा। और निश्चित रूप से जो पलायन होता हुआ दिख रहा है और खासकर पिछले 3 दिनों में जो कुछ हलचल हुई है यूपी की राजनीति में, इससे समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ती हुई दिख रही है और बीजेपी पिछड़ रही है। सवाल यह है कि जो नेता शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ, उनके जातिगत आधार को देखने की जरूरत है। अगर ये नेता किसी ऊंची जाति से होते तो शायद उतना ऑप्टिक्स नहीं बनता, समाजवादी पार्टी को गिनती में तो जरूर फायदा होता, लेकिन उसका जो चुनावी असर उतना शायद नहीं होता। लेकिन देखें, जो नेता शिफ्ट कर रहे हैं उनकी जातियां क्या हैं, वो लोअर ओबीसी जातियों से हैं और इसी दम पर बीजेपी समाजवादी पार्टी अपना चुनाव 2022 में जीतने की कोशिश कर रही है। एक नैरेटिव बनाने में सक्सेसफुल हो रहा है, जिसका जिक्र राजभर कर रहे हैं, जिसका जिक्र और अन्य ऐसे नेता कर रहे हैं जो इन जाति समुदाय से आते हैं, जो पहले कभी बीजेपी में थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बीजेपी में जब तक वो रहे, वो मंत्री रहे, लेकिन उनकी बातों को ध्यान नहीं रख दिया गया और लोअर ओबीसी समाज के लोगों की अवहेलना हुई है बीजेपी में। तो इस नैरेटिव को बल मिलता है और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। रही बात की इन आंकड़ों का, ये आंकड़े कैसे हमारे तक आते हैं, मुझे लगता है कि पूरे एक विधि है जिसको हम सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वे के आधार पर लोगों से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वोटिंग का सवाल एक गुप्त रूप से पूछा जाता है और ये सवाल जब हम पूछते हैं तो लोगों के बैकग्राउंड के बारे में भी पूछते हैं कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, वो किस उम्र के हैं, तमाम तरह के सवाल होते हैं। और उन सब के विश्लेषण से इन आंकड़ों के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र आप कर रही हैं। और मुझे लग रहा है कि देश के तमाम न्यूज एजेंसी उसको साइट करते हैं और देश की न्यूज एजेंसीज को छोड़िए, मैं उसको उतना महत्व ना भी दूं, पूरी दुनिया में इन आंकड़ों को रिसर्च के आधार में यूज किया जाता है। अब डॉक्टर साहब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी दुनिया में कम से कम 10-20 ऐसे पीएचडी होंगे जो इन आंकड़ों के सहारे हैं। तो मुझे लगता है इसकी मान्यता तो इस आधार पर माननी पड़ेगी कि कुछ तो इन आंकड़ों में दम होगा। जी ठीक है, जल्दी से मैं आपसे अब संबित जी एक रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि
देखिए अब मामला क्या है ना सर कि क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि अब टिकट बंटवारे की बात आई, लोग डर गए कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, या फिर आप कह रहे हैं कि जो भी अलग अलग वजह आप देख रहे हैं कि साथ कितने भी आ जाए नहीं आए। 2017 में गैर यादव पिछड़ों का आपके साथ आना निर्णायक रहा था आपकी जीत में। और जिस नैरेटिव का जिक्र कर रहे हैं, एक के बाद एक जो अभय जी ने पॉइंट्स गिनाए हैं कि आपकी नीतियों में वो शामिल नहीं थे, उस पर भी आपका जवाब। और दूसरी तरफ जो नैरेटिव बन रहा है, एक के बाद एक सर आपके ये नेता जा रहे हैं ना जो पिछड़ी जातियों के हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये तो अगड़ी, और ये बहुत दिनों तक ये लेबलिंग आपकी पार्टी पर रही कि आप तो अगड़ी जातियों वाली पार्टी हैं, इसी से पिछड़े छिटके रहते थे। लेकिन रॉय साहब का भी कहना है कि जो चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ अनुच्छेद 370 या पुलवामा, वो सब फैक्टर्स रहा और सबने एकजुट होकर वोट किया। इस बार जो नैरेटिव सेट हो रहा है जिसमें पिछड़ी जातियों के नेता जा रहे हैं, ये झटका दे सकता है। इसका एक रियलिस्टिक जवाब दीजिए, आपके पास क्या काउंटर नीति है इसकी? देखिए अंजना जी, याद रखिए कि जहां वोटर का सवाल है, रियलिस्टिक जवाब है टेंजिबल बेनिफिट। किसने कितने होर्डिंग टांग दिए, किसने कितने जिंगल्स चला दिए टीवी पे, कितना एडवर्टाइजमेंट हो गया, मैं जीतता हूं टीवी डिबेट में या कांग्रेस का प्रवक्ता जीतता है टीवी डिबेट में, यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये जनता जनार्दन है। 70 वर्षों से हिंदुस्तान की राजनीति उनके दादा ने, उनके पिता ने और वो खुद वोटर ने देखा हुआ है। स्वाभाविक रूप से किसके कार्यकाल में कितना टेंजिबल अर्थात महसूस करने लायक बेनिफिट उसके हाथ में आया है, वो उसका हिसाब करता है। मैं कल ही किसी प्रमुख अखबार में पढ़ रहा था और इसी ओबीसी वाले विषय को लेकर उस अखबार में एक आर्टिकल था जिसमें कई लोगों का इंटरव्यू छपा था। तो एक व्यक्ति कह रहा था कि चलिए इस बार किसी भी जाति का मुख्यमंत्री हो, किसी भी जाति का हमारा नेता किसी और पार्टी में चला गया हो, मगर राशन तो हम ही के मिली। राशन जो था, पहले तो राशन वाला एक माफिया होता था, वो राशन हमको नहीं पहुंचता था। इस बार राशन तो हमारे पास आया, मेरे झोले में राशन लेके मैं घर पे आया है। टेंजिबल बेनिफिट है। ई श्रम कार्ड अभी कुछ दिन पहले मिला और 1000 रुपए सबके अकाउंट में पहुंच गए। ये 1000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उस साइलेंट वोटर से पूछिए जो हम सर्वे करने जाते हैं तो अपना जाति धर्म सब बताता है, मगर कई बार साइलेंटली ये बताता नहीं है हम किसको वोट देने वाले हैं। बिहार में भी कई सर्वे हमें पिछड़े हुए दिखा रहे थे, पीछे दिखा रहे थे, यहां तो सर्वे हमें आगे दिखा रहे हैं। मगर जब वोटिंग पड़ता है तो महिलाएं और जिनको बेनिफिट मिला है वो किस तरफ वोटिंग करते हैं वो हमें पता है। तीसरी बात है, देखिए आप हर चुनाव से पहले उठा के देख लीजिए, एक बड़ा चैलेंज रहता है। 2017 के चुनाव से पहले ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है। 2017 के चुनाव के पहले एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारतीय जनता पार्टी ने डीमोनेटाइजेशन किया है और डीमोनेटाइजेशन के कारण जो अगड़ी जाती है और जो पिछड़ी जाती है, दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम 50 सीट से अधिक नहीं जीत पाएंगे। याद करिए, ये इतने एम्फेटिकली बोला जाता था कि नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ है, आप तो किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते थे। कि कभी कभी हमारा रूह भी कांप उठता था कि पता नहीं ये हकीकत है क्या, मगर 325 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आई है। तो ये ग्राउंड की रियलिटी और ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश यहाँ कुछ लोग करते हैं, बेटे को नहीं मिला टिकट, बहू को टिकट नहीं मिला, हमारे साथ जितने लोग बीएसपी से आए थे उन सारे लोगों को टिकट दे दो, ये संभव नहीं है। हमारी पार्टी ऐसे नहीं करने वाली है। और इसके कारण जो किसी और पार्टी में गए, देखिए कल किसी पत्रकार ने ट्वीट किया और मैं तो मानता हूं कि इसमें लॉजिक भी है कि अगर इसी प्रकार से पलायन के माध्यम से आप अगर चुनाव के आंकड़ों के को देख सकते हैं तो बंगाल में तो बहुत पलायन हमारे पक्ष में हो गया था। बड़े टीएमसी के लीडर, आपने अभी कहा कि बड़े टीएमसी के लीडर हमारे साथ आके मिल गए थे, मगर हमारा प्रदर्शन तो अच्छा रहा, मगर सरकार हमारी नहीं बनी। तो इसलिए ये कहना कि अगर पलायन कहीं से हो रहा है, अभय जी का एक रिस्पॉन्स ट्रेंड को दिखाता है, मैं उस बात को नहीं मानता हूं। हाँ अंजना जी, देखिए पहली बात तो जल्दी से एक रिस्पॉन्स। संबित पात्रा जी को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने स्वीकार लिया, उन्होंने इस बात को स्वीकारा आज राष्ट्रीय चैनल पर कि कम से कम आधी सरकार ऐसी उत्तर प्रदेश की थी जो बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग थी। इसका प्रमाण आपने दिया कि 150 टिकट काटने वाले थे, चैनल भी बता रहे थे और इसकी स्वीकृति दी, अर्थात वो नॉन परफॉर्मिंग थे। प्रश्न ये है ही नहीं संबित पात्रा जी, आपने जो बड़ी बातें की कि हम जमीन पर काम दिख रहा है, 6,000 रुपए किसानों को दिए, 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी। आपका खुद का सांसद वरुण गांधी वो कह रहे हैं 17 जिलों में किसानों ने फसलें जला दी।
आदित्यनाथ जी ने फसलें खरीदी नहीं उनकी। ये जो आज ऐसा नहीं हो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने के पहले आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़े, जिसकी कवायद पहले से चल रही थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के फोटो सोशल साइट से हटा दिए थे, जो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिए थे। तो उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका निभाएगा और ये जो लड़कियां लड़ रही है, ये स्वर्णिम भविष्य उत्तर प्रदेश का लिखेगी। आज इस डिबेट को आप याद रखिए।